उक्तम् आसीत् यत् अहम् अचाम् 18 भेदाः ये सन्ति तेषां लेखनं कृत्वा दर्शयिष्यामि। तत् किञ्चित् दर्शयामि पूर्वम्। एतत् पश्यन्तु। एतत् अहं ग्रुप् मध्ये अपि प्रेषितवती अस्मि चित्रम्। भवन्तः तथा अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् पूर्वं यद् अस्ति ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, पुनः ह्रस्व उदात्त अननुनासिकः, उसके बाद लिखा है ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिकः। ये भेद जो लिखे हैं आकार के, ये 18 भेद मैंने ऐसे लिख के यहाँ स्पष्ट किया है कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चिन्हों को समझ लें तो हमारे लिए स्पष्टता होगी। उदात्ताय चिन्हम न भवति, उदात्त के लिए चिन्ह नहीं होता। अनुदात्ताय अधोरेखा भवति, अनुदात्त के लिए नीचे एक रेखा लगाई जाती है। स्वरिताय चिन्हम भवति, उपरि एका रेखा एवं क्रियते, एका लाइन निर्मीयते स्वरिताय, स्वरित लेखनाय। पुनः अनुनासिकस्य सिंबल एवं भवति, अनुनासिक को ऐसे लिखते हैं हम, चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं हिंदी में, तदेव। अननुनासिकाय चिन्हम न भवति, अननुनासिक के लिए चिन्ह नहीं होता है। इसलिए ह्रस्व उदात्त, उदात्ताय चिन्हम नास्ति, उदात्त के लिए चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चिन्ह ऐसा नहीं है। पर अनुनासिका वर्तते अतः एवं चंद्र बिंदु कृता वर्तते, अतः ह्रस्व उदात्त अनुनासिका एवं लेखिष्यते। पुनः ह्रस्व उदात्त अननुनासिका इत्युक्ते अकार इति वयं यत् प्रयुञ्ज्महे, जिसका प्रयोग हम करते हैं अकार का, वो कैसा है? ह्रस्व उदात्त अननुनासिक अकार है, जिसका हम दैनंदिन लेखन में प्रयोग करते हैं। यस्य वयं दैनंदिन लेखने प्रयोगं कुर्मः। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। पुनः अनुदात्ताय चिन्हम भवति अधोरेखा, नीचे रेखा लगाते हैं अनुदात्त के लिए, तो नीचे एक रेखा कृता वर्तते, एक रेखा लगाई है। ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिका एवं लेखिष्यते। पुनः ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिका एवं लेखिष्यते, अधोरेखा भविष्यति, अनुनासिक चिन्हं न भविष्यति। ततः परम ह्रस्व स्वरित अनुनासिका, स्वरितस्य चिन्हम ऊपर की रेखा, स्वरित का चिन्ह, पुनः अनुनासिक चिन्ह अपि योजितम। ह्रस्व स्वरित अनुनासिकः, पुनः ह्रस्व स्वरित अननुनासिकः। ह्रस्व स्वरित, स्वरितस्य चिन्हं भविष्यति, स्वर का चिन्हं भविष्यति, और अनुनासिक चिन्ह नहीं भविष्यति। तो स्वरित ह्रस्व स्वरित अननुनासिकः एवं। तथैव दीर्घस्य, दीर्घ उदात्त अनुनासिकः, दीर्घ उदात्त अननुनासिकः। उदात्त अननुनासिकस्यैव प्रयोगः अस्माभिः दैनन्दिन व्यवहारे क्रियते। पुनः ह्रस्व अनुदात्त, अनुदात्त चिन्ह अधोरेखा, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिकः, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिकः, अनुनासिक चिन्हं गायब भवति। पुनः स्वरित, दीर्घ स्वरित अनुनासिकः, स्वरित चिन्हं ऊपर गच्छति, और दीर्घ स्वरित अनुनासिकः, दीर्घ स्वरित अननुनासिकः, स्वरित चिन्हं तु अस्ति, अनुनासिक चिन्हं नहीं भवति। एवं दीर्घस्य षड्भेदाः, दीर्घ के कितने भेद? 6। ततः परम स्वरितस्य भेदान् पश्यन्तु। स्वरित उदात्त अनुनासिकः, अनुनासिक चिन्हम् अस्ति, उदात्त का चिन्हं नास्ति, किमपि चिन्हं नास्ति, अतः स्वरित स्वरितम् एवं लिख्यते, स्वरितः एवं लिख्यते। अ पुनः त्रिसंख्या अग्रे लिख्यते मात्रायै, तो मात्रा के लिए 3 संख्या आगे लिखते हैं प्लुत लिखने के लिए। प्लुत, एतत् प्लुत, क्षम्यताम्, एतत् स्वरित भेदाः न सन्ति, एतत् प्लुत भेदाः सन्ति। कस्य भेदाः सन्ति? प्लुत भेदाः सन्ति। प्लुतस्य भेदाः सन्ति एते 6। तो प्लुत उदात्त अनुनासिकः, अनुनासिक चिन्हं भवति,
और फिर उदात्तस्य चिह्नं नास्ति, अतः किमपि चिह्नं नास्ति। प्लुत उदात्त अनुनासिकः, प्लुत अनुदात्त अननुनासिकः, व्यावहारिक प्लुतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। व्यवहारे एवं लिखामः वयं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो प्लुत उदात्त अनुनासिकः, प्लुत उदात्त अननुनासिकः। पुनः अनुदात्त चिह्नम् अस्ति, प्लुत अनुदात्त अनुनासिकः, प्लुत अनुदात्त अननुनासिकः। पुनः प्लुत स्वरित अनुनासिकः, प्लुत स्वरित अननुनासिकः। एवं 18 भेदाः भवन्ति। कति भेदाः? 18 भेदाः स्वरस्य अचः वा वयं लेखितुं शक्नुमः एवम्। अस्तु, चिह्नं स्पष्टं वा? कश्चन प्रतिपुष्टिः यच्छेत्। चिह्नं स्पष्टं वा? जयाजी? आम्, अस्तु, अग्रे चलामः। जी अग्रे चलामः। तो अस्माकं सूत्रम् आसीत्, अद्य अस्माभिः पठनीयम् आसीत् यत् सूत्रं तद् अस्ति मुखनासिका वचनोनुनासिकः। अनुनासिका सामान्यः परिचयः अस्माभिः दृष्टः ह्यः। कल अस्माभिः अनुनासिक का सामान्यः परिचयः दृष्टः। अद्य तस्य सूत्रस्वरूपं किम्, अनुनासिक संज्ञाविधायकं सूत्रं किम्, तस्य अर्थः, तस्य सूत्रस्य अर्थः कैसे आगच्छति तद् वयं विचारयामः अद्य। तो सूत्रम् अस्ति मुखनासिका वचनोनुनासिकः। किं सूत्रम् अस्ति? उच्चारयन्तु एकवारं। मुखनासिका वचनोनुनासिकः। अत्र पदद्वयं भवति, 2 पदं भवति सूत्रे। कति पदं भवति? पदद्वयं। जी, अत्र पदद्वयं भवति सूत्रे। मुखनासिका वचनः इति एकं पदं, किं पदं? मुखनासिका वचनः इति एकं पदं भवति। अनुनासिकः इति द्वितीयं पदं भवति। अनुनासिका इति द्वितीयं पदं भवति। अस्यैव संधिः अत्र अस्ति, मुखनासिका वचनोनुनासिकः। विसर्गस्य स्थाने ओकारः अस्ति। तो इदानीम् एतत् अनुनासिकः इति ये जो पदम् अस्ति, एतत् संज्ञाबोधकं पदम् अस्ति। कीदृशं पदम् अस्ति? संज्ञाबोधकं पदम् अस्ति। यही अस्माकं संज्ञा अस्ति अत्र। अनुनासिकः हमारी संज्ञा अस्ति अत्र। और मुखनासिका वचनः इति पदं यदस्ति, ये पद जो है संज्ञिबोधकम् अस्ति। कीदृशम् अस्ति? संज्ञिबोधकम् अस्ति, संज्ञी है ये मुखनासिका वचनः। इदानीम् अस्य अर्थः कः इति कश्चन चिन्तन विषयः। तो अनुनासिक संज्ञा विधीयमाना अस्ति। पुनः मुखनासिका वचनः इति समस्तं पदम् अस्ति। कीदृशं पदम् अस्ति? समस्तं पदम् अस्ति। यहाँ समासः वर्तते। तो समासः कथम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। अत्र मुखनासिकया वचनः किमस्ति? मुख नासिकया वचनः इति तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। अग्रे वयं तृतीया तत्पुरुष समासं पठिष्यामः, किन्तु इदानीं सामान्येन जानन्तु अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। मुखनासिकया वचनः
मुखनासिका वचनः। पुनः मुखनासिकया इति यत् पदमस्ति एतत् अपि समस्तं भवति। अत्र कः समासः? मुखसहिता नासिका। मुखसहिता नासिका इति मुखनासिका। मुखसहिता नासिका मुखनासिका। इदानीम् अत्र सहिता इति पदं दृश्यते, किन्तु मुखनासिकया इति पदे सहिता इति पदं नास्ति। तत् कथं? तो तत्र एकः व्याकरणशास्त्रे एकं समासविधायकं वार्तिकं भवति। किं भवति? वार्तिकं। व्याकरणशास्त्रे किम् अस्ति? सूत्राणि पूर्वं लिखितानि, सूत्र पहले लिख दिए गए, किंतु तैः स्पष्टता यदा पूर्णतया प्रक्रिया की स्पष्टता न जायते तदा वार्तिकानि अपि रचितानि। कात्यायन ऋषिणा सूत्रं केन लिखितं? पाणिनिजी ने सूत्राणि लिखितानि। पुनः कात्यायन ऋषिणा वार्तिकानि कृतानि। तो तदेव एकं वार्तिकम् अस्ति समासविधायकम् अत्र। शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम्। एतस्य यदि लेखितुम् इच्छन्ति चेत् लिखन्तु वार्तिकमिदं। शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम्। अर्थात् शाकपार्थिवादी एकः गणः अस्ति। अस्माभिः गणः श्रुतः खलु? गणपठिताः प्रातिपदिकानि, गणपठितानि प्रातिपदिकानि इति मया एतद् द्वितीयकक्षायाम् उक्तम् आसीत्। तो तदेव एकः गणः भवति शाकपार्थिवादिगणः। तस्य शाकपार्थिवादिगणे ये शब्दाः भवन्ति, शाकपार्थिवादिगण में जो शब्द होते हैं तेषां सिद्धये, उनकी सिद्धि के लिए उत्तरपद लोपस्य, अर्थात पूर्वं किं भवति? दो पद का समासः भवति। पुनः समस्तस्य पदस्य तृतीय पदेन समासः भवति। तो एतद् दूसरी बार यह समासः जायमानः अस्ति, तदा पूर्व समस्त जो पद उसके उत्तर पद का लोप होता है। अहं पुनरपि वदिष्यामि, पूर्वम् अत्र पश्यन्तु। अत्र मुखसहिता अत्रैव शाकपार्थिवादीनाम् इति वार्तिकं संघटिष्यते। तो अत्र मुखसहिता ये पदं समस्तम् अस्ति। समस्त पद का द्वितीय पदेन समासः क्रियमाणः अस्ति। समस्तम पदम की मुख सहिता, ये समस्त पद है हमारा। फिर इसका हम नासिका इस पद के साथ समास करने जा रहे हैं। तो एतादृशी स्थितिः यदा भवति तदा रूप सिद्धये उत्तर पद लोपस्य प्रथम समस्त पदस्य यद उत्तर पदम, प्रथम समस्त पद क्या है हमारा? मुख सहिता। तो इसके उत्तर पद का, सहिता इस पद का लोप कर देंगे। उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, उत्तर पद का लोप हो जाएगा। यहाँ लोपः अस्माभिः पठितः, अदर्शनम लोपः। तो अस्य अदर्शनम भविष्यति, अस्य श्रवणम न भविष्यति। अत्र पुनः किं रूपम् आयास्यति? मुख नासिका। अतएव मुख नासिका पुनः मुख तेन, मुख तया, मुख नासिका तया, मुख नासिकया इति तृतीयान्तं रूपम् अस्ति मुख नासिका शब्दस्य। इदानीं मुख सहिता इत्यत्र कः समासः इत्यपि अस्माकं स्पष्टता अपेक्षते। तो मुख सहिता यहाँ पर मुखेन सहिता का समासः मुखेन सहिता इति तृतीया तत्पुरुष समासः अत्रापि वर्तते। तो सर्वप्रथमं मुखेन सहिता मुख सहिता इति साधयामः। मुखेन सहिता मुख सहिता किं रूपं जातं? मुख सहिता। पुनः मुख सहिता इति समस्तस्य पदस्य नासिका इति पदेन वयं समासं कर्तुम् इच्छामः।
तो मुख सहिता नासिका एतत् शाकपार्थिवादि गणः वर्तते एकः स गणः। गणविषये अहं किञ्चित् सामान्यतया इदानीं वदिष्यामि। तो शाकपार्थिवादि गणे एतदपि अस्ति। तो समस्तस्य यदा द्वितीयेन पदेन समासः क्रियमाणः भवति तदा प्रथम समस्त पदस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। अतः सहिता इति पदस्य लोपः। तो मुख सहिता नासिका मुख नासिका तया मुख नासिकया पुनः मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः इति अस्माकं रूपम् अत्र आगतम्। किमस्ति शाकपार्थिवादि जो गण है हमारा उसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। जैसे शाक पार्थिव शब्द पढ़ा है तो उसमें भी शाक पार्थिव तो बनता है लेकिन उसका विग्रह क्या होता है, शाक प्रिय पार्थिवः, ऐसा विग्रह होता है। उसमें शाक प्रिय जो समस्त पद है इसमें प्रिय इस उत्तर पद का समस्त पूर्व पद के उत्तर भाग का लोप हो जाता है जब हम उसका किसी समानाधिकरण पद के साथ समास करने चलते हैं तो, है ना। तो ये शाक पार्थिवादि गण में शाक पार्थिव, फिर अन्य भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे पर्णशाला। पर्णशाला शब्द भी उसमें पढ़ा गया है। पर्णशाला का क्या विग्रह होता है, पर्णैः निर्मिता शाला। पर्णशाला पहले पर्ण निर्मिता बना लेते हैं हम, पर्णैः निर्मिता पर्ण निर्मिता, फिर पर्ण निर्मिता शाला पर्णशाला हो जाता है। तो जब हम दूसरी बार समास करने चलते हैं पर्णैः निर्मिता ये समास करके जब हम पर्ण निर्मिता शाला ऐसा समास करने चलते हैं तो रूप की सिद्धि के लिए पूर्व पद के उत्तर भाग का लोप कर देना होता है। तो निर्मित शब्द का लोप हो जाता है तो पर्णशाला ये रूप बन जाता है। तथैव यहाँ भी मुख नासिका वचनो नुनासिका, यहाँ पर सबसे पहले हमने पद बनाया मुखेन सहिता मुख सहिता। तो मुख सहिता पद हमारा समस्त पद है। इस समस्त पद का हम दूसरे समानाधिकरण शब्द के साथ जब समास करने चलते हैं, समानाधिकरण मतलब समान विभक्तिक, समान लिंग, समान वचनक, तो जब ऐसे हम समास करने चलते हैं तो मुख सहिता नासिका, हमने मुख सहिता इस समस्त पद का नासिका इस पद के साथ समास करना है और ये शाक पार्थिवादि गण का शब्द है। तो रूप की सिद्धि के लिए जब दूसरी बार समास होने लगेगा तो पूर्व पद के मुख नासिका इस पद के उत्तर भाग मुख सहिता इस पद के उत्तर भाग का लोप हो जाएगा। तो मुख सहिता इस पद में उत्तर भाग क्या है, सहिता, तो इसका लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मुख, और यहाँ नासिका पद के साथ समास करना था तो मुख नासिका ये प्रयोग हमारा बन जाता है। अब आगे विचार करते हैं। मुख नासिका वचनः बन गया हमारा। इदानीम् अर्थः कथम् आगतः अस्य इति कश्चन विचारविषयः। मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः जातः। हाँ, तो अस्य कृते मुख नासिका वचनः इत्यस्य कृते वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः, मुखेन सहित नासिकया यतोहि मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः है, तो मुख नासिका इत्यस्य कृते मुखेन सहित नासिकया इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि मुख नासिकया वचनः अस्ति, तृतीया तत्पुरुषः, अतः अत्रापि तृतीया। फिर पदमस्ति अस्माकं वचनः। वचन शब्दस्य अत्र अर्थः भवति उच्यते। उच्यते
उच्यते अथवा उच्चार्यते। वचन शब्द से क्या अर्थ है? वचन शब्द का क्या अर्थ है? उच्यते अथवा उच्चार्यते, अर्थात जो कहा जाए। वचन शब्द से अर्थ अस्ति जो कहा जाए। जो कहा जाए इत्युक्ते कर्म अत्र प्रधानम भवति। यहाँ प्रधानता किसकी है? कर्म की, अर्थात जिसका उच्चारण हो। तो कस्य उच्चारणम भवति? वर्णस्य। कः उच्चार्यते? वर्णः इति सामान्येन आयाति। वर्णः कः उच्चार्यते? वर्णः। वर्णः उच्चार्यते, तो उच्चार्यमाणः उच्चार्यमाणः वर्णः अभवत्। उच्चारण किया जाता है, वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो उच्चारण किए जाने वाले कौन है? वर्ण ही है। तो उसी को हमने कहा उच्यते उच्चार्यते कः वर्णः, उच्यते वर्णः, तो उच्चार्यमाणः वर्णः। जिसको कहा जाए, किसको कहा जाए? तो वर्ण को कहा जाए। तो कहा जाने वाला कौन है? वर्ण है हमारा यहाँ कहा जाने वाला। तो इत्येव संस्कृते एवं उच्चार्यमाणः वर्णः इत्येवम् उद्यते, ऐसे कहा जाता है इसको भाषा से। तो फिर हम सूत्र को ऐसे कह सकते हैं, सूत्रस्य एवं अर्थः आगतः अस्माकं मुखेन सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः इति अस्माकं सूत्रार्थस्वरूपम् आगतम्। दृश्यते खलु? पश्यन्तु। सूत्रार्थस्वरूपम् अस्माकं किम् आगतं? मुख सहित नासिकया, एतद् मध्यस्थम् अहं किञ्चित् मार्जयामि, अतः स्पष्टः भविष्यति। मुखेन सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः। तो अनुनासिकः संज्ञा भवति। अनुनासिकः किमस्ति? अत्र संज्ञा अस्ति। तदेव सूत्रे अर्थप्रतिपादनक्रमे लिखितं। पश्यामः इदानीं पङ्क्तिं शृण्मः किञ्चित्। पङ्क्तौ किं लिखितं? मुख सहित। इदानीं मुखेन सहित इत्यस्य अत्र समासः कृतः, तो एतस्य स्थाने किं भविष्यति? मुख सहित इति। मुखेन सहित इत्यस्य समासः अत्र वर्तते, तो मुख सहित नासिकया इत्येवं हाइफन यदा मध्ये युज्यते खलु, हाइफन यदा लिख्यते तो एतत् पूर्णं पदं समस्तमेव भवति। तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा भवति। अनुनासिकः इति स्वयं तु संज्ञा, किन्तु वर्णः किं भविष्यति? वर्णः अनुनासिक संज्ञा भविष्यति। सम्यक्? तो इदानीं एतत् अत्र पंक्तौ एतदेव लिखितं, यही इन्होंने लिखा है। देखिए वृत्ति में मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणः, अर्थात मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा भवति। कि मुख के साथ नासिका से उच्चारण किया जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। तो अनुनासिक संज्ञक कौन होता है? वर्णः। कः भवति अनुनासिक संज्ञकः? वर्णः। अत्र अस्माकं संज्ञा का अनुनासिका इति संज्ञा, वर्णः इति संज्ञी। कीदृशः वर्णः? संज्ञा हमारा अनुनासिक है, संज्ञी क्या है हमारा? वर्ण, ये संज्ञी है। लेकिन कैसा वर्ण होना चाहिए? मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः, अर्थात मुख के साथ नासिका द्वारा उच्चार्यमाण होना चाहिए, उच्चारण किया जाने वाला होना चाहिए, तभी उस वर्ण की कैसी संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा भविष्यति तस्य वर्णस्य। कस्यचित् कश्चन प्रश्नः? कोई प्रश्न हो कृपया पूछें। यत्र विषयस्य और स्पष्टता अपेक्षते कृपया पृच्छन्तु। रमेश अवबुद्धः वा? रमेश जी समझ आया?
अधिकरण शक्ति प्रधान, कर्म शक्ति प्रधान इत्यादि जब शब्द आते हैं तो हमको यही समझना चाहिए कि उसका अर्थ ही अधिकरण है, उसका अर्थ ही कर्म है, अर्थात जिसको उच्चारण किया जाए यही वचन शब्द का अर्थ है। तो उच्चारण किया किसको जाता है? वर्णों को उच्चारण किया जाता है। तो वर्णों को उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण किए जाने वाले कौन होते हैं? वर्ण ही होते हैं। तो कैसे वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होगी? मुख के साथ नासिका से उच्चारण जो किए जाए, मतलब सिर्फ मुख से नहीं, ये उच्चारण किया जाना अनुनासिक नहीं होगा, पर जब ऐसा मुख के साथ नासिका युक्त होकर उच्चारण होगा तब उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। और संज्ञी क्या होगा इसका? संज्ञी वो होता है जिसकी संज्ञा होती है। तो मुख के साथ नासिका द्वारा उच्चारण किया जाने वाला वर्ण ये संज्ञी होता है। जी जी शुभ। हाँ वेंकटेश महोदय। हरिओम पंकज जी। पंकज जी सुनाई दे रहा है? उषा जी मम ध्वनि श्रूयते? हाँ अ इ उ रि एतेषाम् अष्टादश भेदा इति पंक्तौ लिखितम्। हाँ अग्रे चलामः। तो इस प्रकार से अ इ उ रि इनके 18 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 18। जी शुभा जी। हाँ एकैकस्य, हाँ एकैकस्य अकारस्यापि अष्टादश भेदाः, इकारस्यापि अष्टादश भेदः, उकारस्यापि अष्टादश भेदः, ऋकारस्यापि अष्टादश भेदः। ऋकार विषये इदानीम् अग्रेपि वदिष्यन्ति। 18 सबके भेदाः अभवन्। पुनः वदन्ति ऋ वर्णस्य, अग्रे का वर्णः अस्माकं ऋ वर्णः, ऋ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, अर्थात ऋ वर्णस्य कति भेदाः भवन्ति? 12 एव भेदाः भवन्ति। क्यों? यतोहि तस्य दीर्घः न भवति, ऋ वर्णस्य दीर्घः नास्ति। तो अस्माकं पार्श्वे ह्रस्वः 6 अस्ति, दीर्घः 6 अस्ति और प्लुतः अपि 6 वर्तते। तो ऋ वर्णस्य 12 भेदाः एवं तो 18 होना चाहिए था, 18 भवेत्, ऋ वर्णस्यापि 18 भेदः भवेत्, किन्तु तस्य दीर्घः न भवति। अतः 18 - 6 दीर्घस्य 6 प्रकाराः। तो एवं प्रकारेण अस्य 12 भेदाः अभवन्। कति भेदाः? 12। ऋ का भी 18 भेद होना चाहिए, जैसे इन्होंने भेद बताए हैं वैसे ऋ भी अच है, तो ऋ का भी 18 भेद होना चाहिए। लेकिन ऋ का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ ये जो प्रकार है वो ऋ का नहीं होता। तो दीर्घ के कितने भेद बताए? 6। तो दीर्घ नहीं होता तो हम 6 भेद इसमें से 18 में से हटा देंगे तो बच जाएंगे 12। तो ऋ का हमारा 12 ही भेद होता है। यहाँ दीर्घः न भवति, दीर्घः न भवति। पुनः एच, ए ओ ऐ औ, ए ओंग ऐ औ इति सूत्रमस्ति अस्माकं। तो ए ओ ऐ औ इति वर्णचतुष्टयस्य स्थाने एच इति प्रत्याहारः प्रयुक्तः। एच इस प्रत्याहार का प्रयोग किया है इन्होंने। ए ओ ऐ औ इसको कहने के लिए इन्होंने एच प्रत्याहार का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं एचाम अपि 12। एच के कितने भेद होते हैं? 12, 12 भेद होते हैं। क्यों? यतोहि अस्य ह्रस्व न भवति, एच का ह्रस्व नहीं होता है। तो एच के कितने भेद हो गए? अत्र अस्माभिः दीर्घः अपसारिता तथैव ह्रस्वस्य 6 भेदाः। तो 18 भेद होने चाहिए थे, पर ह्रस्व नहीं होता तो ह्रस्व के 6 भेद हटा देंगे तो 12 भेद बच गए, एच के 12 भेद हो गए। इस प्रकार से अचों का प्रकार जब हम देखें कि किस अच के कितने भेद होते हैं तो हमारे पास 3 खंड आते हैं, 18 भेद वाले अच, 12 भेद वाले अच
दीर्घ रहित, जिसमें दीर्घ ना हो, और द्वादश भेद युक्ताम अच यत्र ह्रस्वा न भवति इति खंडत्रयं विभाजितम् ह्रस्वा न भवति। तो एतद् अष्टादश भेद युक्तम् अच किम् अस्ति? अ इ उ रि, अ इ उ रि। पुनः दीर्घ यस्य न भवति किन्तु द्वादश भेदाः तादृशः लृ इति अच वर्तते अस्माकं लृ। पुनः ह्रस्व यस्य न भवति तादृशः द्वादश भेद युक्ता भवति एच्। एच् इति प्रत्याहारः, अतः अत्र आयास्यन्ति ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। दृश्यते वा? अस्तु, स्पष्टम् इदानीं? कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछे, कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, अग्रे चलामः। तदेव अत्र लिखितं, तदित्थम् अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः। अ इ उ रि एषां प्रत्येकम् इत्युक्ते अकारस्यापि अष्टादश भेदाः, इकारस्यापि अष्टादश भेदाः, उकारस्यापि अष्टादश भेदाः, ऋकारस्यापि अष्टादश भेदाः। पुनः लृवर्णस्य द्वादश भेदाः, 12 भेदाः भवन्ति। तस्य दीर्घाभावात् इत्युक्ते तस्य दीर्घः न भवति, अतः दीर्घ उदात्त अनुनासिकः, दीर्घ उदात्त अननुनासिकः, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिकः, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिकः, दीर्घ स्वरित अनुनासिकः, दीर्घ स्वरित अननुनासिकः इति 6 भेदाः तस्य न भविष्यन्ति। एवं प्रकारेण लृकारस्य लृ इत्यस्य 12 भेदाः, 12 भेदाः भवन्ति। एचामपि 12, एच् ए ओ ऐ औ एतेषाम् अचाम् इन अचों का 12 भेदाः, प्रत्येकं 12 भेदाः भवन्ति। यतोहि तस्य ह्रस्वा न भवति, तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व उदात्त अननुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिकः, पुनः ह्रस्व स्वरित अनुनासिकः, ह्रस्व स्वरित अननुनासिकः इति 6 भेदाः एच् का न भवति। एच् प्रत्याहारे ये वर्णाः आयान्ति तेषां न भवति। पुनः अग्रे चलामः। एतावता अस्माकं इत संज्ञा जाता, लोप संज्ञा अस्माभिः पठिता, पुनः प्रत्याहार संज्ञा पठिता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा पठिता, पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा पठिता, और इदानीम् अनुनासिक संज्ञा पठिता। अनुनासिक पठनेनैव अस्माकम् अननुनासिकस्य ज्ञानं भवति। अनुनासिक जानने से ही हमारा अननुनासिक मतलब अनुनासिक भेद का ज्ञान हो जाता है। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमा संज्ञा या आगच्छति सा अस्ति सवर्ण संज्ञा। का संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं अब हम? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण का सामान्य अर्थः किं भवति? समानः वर्णः सवर्णः, समानः वर्णः सवर्णः। अब एषा समानता या अस्ति, ये जो समानता है, समान वर्ण को सवर्ण कहते हैं। तो समानता कैसी होनी चाहिए? कीदृशं तत् साम्यं भवेत् इत्येव सूत्रं वदति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। कीदृशः वर्णः सवर्णः भवति? तुल्यास्य प्रयत्नः। एतादृशः वर्णः यस्य आस्य प्रयत्नश्च तुल्यः भवति स भवति सवर्णः इति। तो तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं वयं पश्यामः।
अत्रापि पदद्वयम् अस्ति। कति पदानि सन्ति? 2 पदम् अस्ति अत्रापि। एकं पदम् अस्ति तुल्यास्य प्रयत्नम्। एतत् प्रथमायाः एकवचने अस्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं ये प्रथमा एकवचनस्य रूपम् अस्ति। पुनः सवर्णम्, सवर्णम् एतदपि प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। सवर्णम् इति पदं संज्ञाबोधकं पदम् अस्ति। सवर्णम् इति पदं कीदृशम् अस्ति? संज्ञाबोधकं पदम्। सवर्ण ये जो पद है ये संज्ञा का बोध कराता है, अर्थात सवर्ण ही संज्ञा है। पुनः तुल्यास्य प्रयत्नम् इति पदं कीदृशं भवति? संज्ञीबोधकं पदं भवति। कीदृशं पदं भवति? संज्ञीबोधकं पदं भवति। संज्ञीबोधक पद है, मतलब तुल्यास्य प्रयत्न ये जो है यही संज्ञी है हमारा। इदानीं तुल्यास्य प्रयत्न शब्दस्य विवेचनं पश्यामः। भाभी जी का नाम किम् अस्ति? पूजा महोदय, कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? पूजा महोदय, कश्चन प्रश्नः? तो अग्रे चलामः। तो तुल्यास्य प्रयत्नम ये हमारी संज्ञी है और सवर्ण ये हमारी संज्ञा है। तो तुल्यास्य प्रयत्न शब्द में ये जो शब्द है ये समस्त पद है। तुल्यास्य प्रयत्नम इति कीदृशं पदम? समस्तं पदम, अर्थात अत्र समासः वर्तते। अत्र समासः वर्तते। तत्र कीदृशः समासः इति विचारविषयः। सर्वप्रथमं तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ। तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य वर्णजालम् इति शब्दः वर्णसमूहाय प्रयुक्तम्। यहाँ वर्ण समूह के लिए वर्णजाल शब्द का प्रयोग किया है जो कि नपुंसक लिंग में है, तो इसलिए अन्य पदार्थ यहाँ बहुव्रीहि समास है। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्, यस्य वर्णजालस्य तत्, यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान है हमारा बहुव्रीहि में। और वो अन्य पदार्थ कैसा है? वो अन्य पदार्थ नपुंसक लिंग में है, इसलिए हमारा समस्त पद जो है वो नपुंसक लिंग का बना है। तुल्यस्य प्रयत्नम ये बना है। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तो ऐसा वर्णजाल जिसका आस्य, यहाँ पे 2 खंड है, अत्र खंडद्वयम्, एक खंड आस्य, द्वितीय खंड प्रयत्न, 2 खंड है यहाँ। तो आस्य और प्रयत्न जिनका तुल्य हो, समान हो, वो ही सवर्ण संज्ञक होते हैं। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत् सवर्णं भवति इति सूत्रार्थः आगच्छति। इदानीं तुल्यौ इति तु अस्माभिः ज्ञायते, तुल्य शब्दः व्यवहार में अस्ति। तो तुल्य इत्युक्ते समानः। तो आस्य प्रयत्नम्, इदानीम् आस्य और प्रयत्न यस्य समानम् अस्ति, तुल्य इत्युक्ते समानम्। तो आस्य किम् अस्ति? पुनः प्रयत्नः, प्रयत्न इति किम् अस्ति इत्युक्ते वयं पूर्वम् आस्य शब्दं न श्रुतवन्तः। आस्य हमने इससे पहले नहीं सुना, प्रयत्न हमने नहीं सुना अभी तक लघु कौमुदी पढ़ते पढ़ते। तो प्रयत्न शब्द क्या है और आस्य क्या है? तो इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। आस्ये भवम्, आस्ये, कुत्र? आस्ये भवम् आस्यम्, आस्ये भवम् आस्यम्।
आस्य शब्दस्यार्थः भवति मुखम, तो मुखे भवम आस्यम इति वक्तुं शक्यते। मुखे भवम इत्युक्ते मुखस्य अन्तः यद् भवति तदेव आस्यम इत्युच्यते। मुंह में होने वाला, मुख में होने वाला, आस्य में होने वाला, आस्य मुख में होने वाला आस्य कहा जाता है। इदानीं मुखे किं भवन्ति? सामान्येन दन्ताः भवन्ति, जिह्वा भवति, तालु भवति, कण्ठः भवति। एतानि उच्चारणस्थानानि। यतोहि वर्णस्य प्रक्रमः चलति, सवर्णसंज्ञा कस्य भवति? वर्णस्यैव भवति। तो मुखे भवम् इत्यनेन वर्णोपयोगी उच्चारण स्थानानि, मुख में होने वाले वर्ण के उपयोगी उच्चारण स्थान लिए जाएंगे। तो मुखे भवम उच्चारण स्थानानि इति वक्तुं शक्यते। मुंह में कौन होते हैं? उच्चारण स्थानानि। एकं चित्रं वयमत्र पश्यामः। एतत् चित्रं प्रायः मया प्रेषितमपि ग्रुप् मध्ये, किन्तु पश्यन्तु एकवारं तत्र। एतत् आस्यम् इति वदति। आस्य यत् पदमस्ति तस्य स्पष्टीकरणाय एतत् प्रयुक्तं वर्तते। आस्यम् इत्युक्ते ओष्ठात् प्रभृति, ओठ से लेकर प्राक् काकलकात्। ये काकलक है हमारा, काकलक है। काकलक कहते हैं अंदर जो एक ये गल विलाद लटका होता है ना, उसको कहते हैं काकलक। तो ये काकलक है हमारा, और ये हमारा ओठ है। ओष्ठौ ओष्ठः अस्ति है, ओष्ठः अस्ति एतत्। पुनः ओष्ठात् प्रभृति, और ओठ से लेकर प्राक् काकलकात्, काकलक से पहले, मतलब होठ से काकलक से पहले पहले जो कुछ भी है उसको आस्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आस्य कहा जाएगा। तो होठ से लेकर काकलक से पहले पहले क्या क्या है हम देख ले। ओष्ठ प्रभृति इत्युक्ते इतः आरभ्य, तो ओष्ठः अपि आगच्छति। आस्य में क्या क्या आता है अब ये ध्यान दीजिए। ओष्ठः आगच्छति, दन्तः आस्ये आगच्छति, पुनः जिह्वा आस्ये आगच्छति, कण्ठः आस्ये आगच्छति। यतो हि काकलक तु अत्र अस्ति खलु, और इतः पूर्वम् एव कण्ठः वर्तते। एषः भागः कण्ठः इत्युच्यते। एषः भागः कण्ठः। तो काकलकात् पूर्वम् अस्ति कण्ठः। पुनः किम् अस्ति? एतत् काकलक अत्र अस्ति, किन्तु अत्र अस्माकं तालु वर्तते। दंत के जस्ट बाद, दंत के बिल्कुल बाद तालु होता है, तो ये भाग हमारा तालु है। स्पर्श करके आप देख सकते हैं। श तालव्य शकारम उच्चारयामः चेत् जिह्वा स्पर्शः तत्र भवति, तो तालु है। पुनः मूर्धा भी काकलक से पहले आ रही है। तो इतने अभी तक कितनी चीजें आस्य में आ गई। आस्य क्या चीज है? ओष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात्। ये मैं लिख दूं, ओष्ठात्, ये आप लिख सकते हैं। प्रभृति, प्रभृति इत्युक्ते शुरू होकर। ओष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात्। ये क्या है? आस्यम। ओठ से लेकर काकलक से पहले पहले तक। तो पहले पहले तक क्या है? ओष्ठ आगतः, दन्तः, जिह्वा, मूर्धा, तालु, काकलकः तु काकलः अस्ति, प्राक् काकलकात्। तो काकलकः न हि स्वीकरणीयम्। आस्य काकलकः न आयास्यति। काकलक जो है वो आस्य के अंतर्भूत नहीं होगा। तो आस्य में क्या कहेंगे? ओष्ठ, दंत, जिह्वा, मूर्धा, तालु। अब ये नासिका जो है हमारा, ओठ से लेकर काकलक से पहले पहले तक ही आस्य है। ये नासिका आस्यात् बहिर्भूता, आस्य से बाहर है ये नासिका। नासिका कहाँ है? आस्य से बाहर है।
इसका प्रयोजन आगे हम आपको बताएंगे। एतस्य प्रयोजनं नासिका आस्यात् बहिर्भूता इत्यस्य प्रयोजनम् अग्रे वयं चर्चयिष्यामः। अस्तु, तो एतावता आस्यम् इति स्पष्टं खलु? तो आस्ये भवम् उच्चारणस्थानानि कानि उच्चारणस्थानानि? ओष्ठरूपम् उच्चारणस्थानं, दन्तरूपम् उच्चारणस्थानं, तालु उच्चारणस्थानं, मूर्धा उच्चारणस्थानं, कण्ठोच्चारणस्थानम्। एतानि उच्चारणस्थानानि आस्य पदेन स्वीकरिष्यन्ते। पुनः प्रयत्न क्या है? आस्य क्या है और प्रयत्न क्या है? प्रयत्न जो है, व्याकरण शास्त्र में यत्न दो प्रकार के बताए गए। यत्न दो प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यत्न कितने प्रकार के बताए गए हैं? आभ्यंतर और बाह्य। आंतरिक यत्न और बाहर का यत्न। आंतरिक यत्नम तद भवति कि जो वर्ण के उच्चारण में सहायक हो, वर्णोच्चारणे येषां सहाय्यं भवति तद भवति आंतरिकं यत्नम, आभ्यंतरं यत्नम। अतएव तस्य कृते प्रयत्न शब्दः उपयुज्यते। कः शब्दः उपयुज्यते? आभ्यंतर शब्दाय, आभ्यंतर यत्नाय प्रयत्न शब्दः आभ्यंतर यत्नाय। तो एतावता अस्माकं सूत्रार्थः आगतः। तुल्यौ स्थानप्रयत्नौ। आस्य प्रयत्नौ इत्युक्ते उच्चारणस्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नश्च यस्य तुल्यं भवति सः सवर्णसंज्ञकः भवति। अथवा उच्चारणस्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नश्च यस्य वर्णजालस्य तुल्यौ तत् वर्णजालं सवर्णं भवति। अस्तु, एवम् आगतम् अस्माकं। तो अत्रैव अर्थलिखितम्। अत्र अर्थः कः लिखितः इति पश्यामः चेत् तालु आदिस्थानं, तालु आदिस्थानम् आस्य पदेन लब्धम्। आस्य पदेनैव तालु आदिस्थानानां लाभः जातः। शुभाजी, कश्चन प्रश्नः अस्ति? शुभाजी? अस्तु, तालुवादिस्थानम् आभ्यंतर प्रयत्नश्च। अत्र प्रयत्न शब्देन कः गृह्यते? आभ्यन्तरः प्रयत्नः गृह्यते। तालुवादिस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च, एतद्द्वयमस्ति। तालुवादि उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च इत्येतत्, इति एतत्, यस्य एतद्द्वयम्, इति एतत् द्वयमस्ति। तो तालुवादिस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य, येन तुल्यम्, जिसका तालुवादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका जिसके साथ तुल्य होगा उसकी सवर्ण संज्ञा, आपस में उन दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी। तदेव लिखितम् अस्ति तालुवादिस्थानम् आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम् तन्मिथः, वो आपस में तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्, वो आपस में सवर्ण संज्ञक होंगे। इदानीं सवर्णः कश्चन एकाकी भवितुं नार्हति। समानः वर्णः स्वयं तु वर्णयुतः भवत्येव, किन्तु सवर्णः यः अस्ति सः द्वयोः एव मध्ये, सवर्णः कश्चन संबंधः। तो संबंध जो है दो के बीच में ही रह सकता है, समानता दो के बीच में ही रह सकती है। अकेले आप समानता नहीं रख सकते। आप अकेले किसी समान हैं पर किसी से ही समान होंगे। इसलिए कहा है तालुवादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न
जिसका जिसके साथ तुल्य होगा उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो अब सवर्ण संज्ञा को समझने के लिए हमको उच्चारण स्थान को समझना अपेक्षित है और आभ्यंतर प्रयत्न को भी समझना अपेक्षित है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और उच्चारण स्थान कितने हैं और किन किन वर्णों के कौन कौन से स्थान हैं, इसकी बहुत स्पष्टता हमको चाहिए, तब हम सवर्ण का ज्ञान कर पाएंगे। पूर्वम अस्माभिः वर्णानां सर्वेषां उच्चारण स्थानानां ज्ञानम् अपेक्षितं, ततः परम आभ्यंतर प्रयत्नानां ज्ञानम् अपेक्षितं, पुनः वयं सवर्णस्य निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। तो यद्यपि पूर्वम लिखितम रील री वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम, किंतु ये पढ़ाने से पहले, इसकी चर्चा करने से पहले अहम पूर्वम उच्चारण स्थानानां स्पष्टीकरणं कारयितुम् इच्छामि, ततः परम आभ्यंतर प्रयत्नानां स्पष्टीकरणम् अस्माकं भवतु इति पूर्वं ज्ञेयमस्ति। तो सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न देख लेते हैं कितने हैं, क्योंकि ये अल्प है, अल्प समय में हो जाएगा, कक्षाया समय अपि जाता वर्तते। तो आभ्यंतर प्रयत्नः कति वर्तते, अपि च उच्चारण स्थानानि कानि कानि इति वयं पश्यामः अद्य। अस्य आभ्यंतर प्रयत्न प्र इति प्रयत्नाय लिख्यते अत्र। आभ्यंतर प्रयत्नः उच्चारण स्थानानि पश्यन्तु। अग्रे सूत्रम् आयास्यति, अहं सामान्येन उच्चारणं करोमि किन्तु उच्चारण स्थानानामेव लेखनं करिष्यते। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, किम् उच्चारण स्थानं, कण्ठः। अकुह विसर्जनीयानां, पुनः ऋटुरसानां इचुयशानां तालु, इचुयशानां किं स्थानं, तालुः। पुनः अस्ति ऋटुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु, ओदैतोः कण्ठोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिका अनुस्वारस्य एतत् जातम्। अस्तु, नासिका आस्य नास्ति, आस्यात् बहिर्भूता नासिका। इसलिए इस उच्चारण स्थान को हम यहाँ नहीं ले सकते। नासिका जो है आस्य से बहिर्भूत होने के कारण आस्य पद से नहीं ली जाएगी। अस्तु, अतः उच्चारण स्थानानि कानि, पुनः कंठतालु इति अस्ति, कंठतालु द्वयोः संयोगः कंठतालुः, पुनः कंठ ओष्ठौ द्वयोः संयोगः कंठोष्ठम्, कंठोष्ठः। अस्तु, कंठोष्ठम्। पुनः जिह्वामूलं, जिह्वायाः मूलम्। एतद् मया अत्र न लिखितम् आसीत्, एतद् जिह्वामूलम् अपि, एतद् भवति जिह्वामूलम्।
दिवायाः मूलं यत्र मूलम् अस्ति। पुनः अभ्यन्तरप्रयत्नानि पश्यामः वयं। पृष्ठम् ईषत् पृष्ठ ईषत् पृष्ठ ईषत् विवृत विवृत समृद्ध। एतत् पञ्च अस्माकम् आभ्यन्तरप्रयत्नं भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नानि कति? 5 भवन्ति। 5 आभ्यंतर प्रयत्न है और ये उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थानानि आभ्यंतर प्रयत्नश्च, वर्णों के उच्चारण स्थान भी अलग से बताए हैं और वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न भी बता रखे हैं। तो जिन वर्णों का आपस में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होंगे उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होगी, तदतिरिक्त की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सामान्य ना हम देखते हैं कि अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, अकार का उच्चारण स्थान कंठ है और अकार का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, तो अकार का अकार के साथ साम्य हो जाता है। इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिनका आपस में समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। श्वः अस्माभिः शुभा महोदय कश्चन प्रश्नः अस्ति? ममता जी प्रश्नः अस्ति? ममता जी प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नस्य चर्चा वयं श्वः करिष्यामः। कल उच्चारण स्थान का विवेचन सभी वर्णों का प्रत्येकं वर्णस्य उच्चारण स्थानानि वयं द्रक्ष्यामः, पुनः प्रत्येकं वर्णस्य प्रयत्नम् अपि द्रक्ष्यामः। ततः परं कस्य साम्यं वर्तते तस्यैव सवर्ण संज्ञा मिथा भविष्यति इति वयं श्वस्तन्यां कक्षायां विचारयिष्यामः। अद्य कस्यापि कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु।